हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले मुग़ल वंश के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला शासक रहा बाबर। 1526 से 1530 ईस्वी इसका कार्यकाल रहा। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। वह मुग़ल वंश का प्रथम बादशाह था। उसने अफ़गानों को विस्थापित करके भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना की। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में अंदीजान यानी फरगना में हुआ। बाबर तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था, परंतु आमतौर पर उसे मुग़ल कहा गया है। मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंशज था तथा पितृपक्ष से तैमूर 5वां का वंशज था। यही कारण है कि बाबर ने तुर्क मंगोल परंपराएं तैमूर तुर्क था अपनाई। चंगेज खान की नियमावली जो यस्सा कहलाती थी को मुग़लों ने भी अपनाया। यरलीग जो कि यस्सा को कुरान का अनुपूरक मानने का निर्देश देता था को भी मुग़लों ने माना। इसी प्रकार का आन यानी प्रमुख सरदार हुआ करता था। आन के दैवीय अधिकारों को मानना एवं उन्हें पूरा समर्थन देना तथा उनके प्रति वफादार रहना भी मंगोल परंपरा थी। तैमूर मानव एवं मानवता की एकता के सिद्धांत इब्न ए अरबी का तथा वहदत उल वजूद का सिद्धांत में विश्वास करता था। मुग़लों ने इन सभी परंपराओं को अपनाया। फलस्वरूप मुग़ल साम्राज्य अधिक व्यापक आधार वाला तथा उदार था। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की आयु में बैठा, परंतु वहां इसे लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। अतः इसने अफ़गानिस्तान का रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल जीत लिया। जल्द ही वह अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया। यहाँ उसने स्वयं को मजबूती से स्थापित किया। 1506 ईस्वी में उसने अपने अनुयायियों से स्वयं को पादशाह कहने को कहा था। तत्कालीन भारत की स्थिति के संबंध में समझेंगे। इसके बाद बाबर ने भारत पर निगाह जमाई। भारत की तत्कालीन परिस्थितियां बाबर के लिए अनुकूल थीं। सुल्तान इब्राहिम लोधी के सरदार उससे असंतुष्ट थे। पश्चिम भारत में मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। खतौली अथवा घटोली की लड़ाई में युद्ध में जिसमें इब्राहिम लोधी के विरुद्ध राणा सांगा का पलड़ा भारी रहा था, कई अफ़गान सरदार राणा सांगा के खेमे में चले गए। सिकंदर लोधी का एक पुत्र महमूद लोधी राणा सांगा के साथ मिल गया था। बहलोल लोधी के पुत्र आलम खां लोधी को कुछ सरदारों ने अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया था। पूर्व में ये दरिया खां नोहानी ने स्वयं को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया था। पंजाब में दौलत खां लोधी बागी तेवर दिखा रहा था तथा उसने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए भेजा। आलम खां लोधी भी बाबर के पास समर्थन हेतु पहुंच गया। ऐसी ही परिस्थितियों में बाबर भारत की ओर बढ़ा। भारत पर आक्रमण बाबर के द्वारा 1518 से 1519 ईस्वी के मध्य में बाबर ने भारत की ओर अपने प्रथम अभियान से यूसुफ जइयों पर हमला करके झेलम तट पर बाजौर और भेरा को जीत लिया। बाजौर और भेरा दो स्थान हैं जिनको बाबर ने जीत लिया। इसी आक्रमण के दौरान बाबर ने भारत में पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया। किस युद्ध में? बाजौर और भेरा के युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया। यूसुफ जइयों पर हमला करके झेलम तट के निकट बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। उसके 5वें आक्रमण के दौरान पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जिसमें मुग़लों की जीत हुई। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और बाबर ने उसे वहीं दफना दिया। ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। जीतने के पश्चात बाबर ने अपने समर्थकों को उपहार दिए।
काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक सिक्का शाहरुख दिया गया। इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सा सिक्का है जो बाबर के समय चलन में था? शाहरुख। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को उपहार स्वरूप बाबर के द्वारा दिया गया। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। स्पेशल फैक्ट है पानीपत के युद्ध से संबंधित। पानीपत के युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का साम्राज्य किसे नहीं मिलेगा, अर्थात अफगानों को, परंतु भारत पर कौन राज करेगा इसका निर्णय फतेहपुर सीकरी से कुछ मील दूर खानवा के युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था, इसके द्वारा सिद्ध हो गया। प्रारंभिक झड़पों के बाद राणा सांगा की विशाल सेना तथा राजपूतों की वीरता एवं राणा सांगा के बारे में प्रचलित कहानियां सुनकर मुगल सैनिकों का मनोबल गिर गया। इस पर बाबर ने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए इस युद्ध को जेहाद घोषित किया एवं तमगा नामक कर यानी टैक्स से छूट देने की घोषणा की। राणा के पक्ष में लगभग सभी राजपूत शासक महमूद लोधी इसे सुल्तान घोषित किया था। राणा ने मालवा का मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, आलम खां लोधी आदि थे। युद्ध में राजपूतों की करारी हार हुई। हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा किसी तरह बचकर चित्तौड़ पहुंचा एवं पुनः युद्ध की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद राणा के सरदारों ने उसे जहर देकर मार डाला। ये हुआ था कब? 1528 ईस्वी में। तो ये रहा आपके लिए पानीपत का युद्ध से संबंधित स्पेशल फैक्ट। अब हम यहाँ से आगे की तरफ देखते हैं, जिसमें कुछ समय बाद चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ, हराकर मार डाला बाबर ने। इस युद्ध को भी बाबर ने जेहाद घोषित किया। 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया। यह मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोधी कर रहा था तथा बंगाल का शासक नुसरत शाह भी अफगानों की सहायता कर रहा था। इसमें अफगान बुरी तरह हारे। नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली। शेर खां सूर को माफ़ कर दिया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर की विजय के कारण यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला फैक्ट है बाबर की विजय के कई कारण थे। बाबर श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। उसको अपने लाभ के लिए शियापंथी सफवियों, ईरान के शासक, से गठबंधन करने एवं शिया पंथ के प्रति आदर प्रकट करने में कोई झिझक नहीं हुई थी। इसी तरह उसने इब्राहिम लोधी के सरदारों को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया था। दूसरा कारण बाबर का उच्च श्रेणी का सेनापतित्व था। बाबर का पूरा जीवन युद्धों में बीता था। उसके अनुभव एवं युद्ध कला के ज्ञान संबंधी योग्यता के समक्ष इब्राहिम लोधी कहीं नहीं ठहरता था। बाबर ने स्वयं लिखा है कि इब्राहिम अनपरखा सूरमा है जो बिना योजना के काम करता है। दूसरी तरफ राणा ने भी पानीपत के युद्ध से कोई सबक नहीं लिया। फलतः राजपूतों की भी करारी हार हुई। बाबर अपने साथ कई मध्य एशियाई युद्धक युक्तियां लाया था। इसमें एक थी तोपों एवं गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानली या रूमी पद्धति। दूसरी थी घूमकर पीछे से हमला करने की उज़्बेक युक्ति, जिसे तुलगुमा कहा जाता था, तुलगुमा पद्धति कहा जाता था। साथ ही बाबर अपने साथ तोप लेकर आया था, जिसने मुगल पक्ष को युद्ध में बढ़त प्रदान की। बाबर ने उस्ताद तोपचियों अली एवं कुली की सेवाएं भी ली थीं। 30 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई एवं उसे आगरा के आराम बाग यानी चार बाग में दफनाया गया। शेर शाह के काल में उसकी अस्थियों का उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफना दिया गया। गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा के अनुसार इब्राहिम लोधी की मां द्वारा दिए गए जहर के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर का योगदान से संबंधित फैक्ट है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया एवं लंबे समय बाद कंधार और काबुल भारत आधारित किसी साम्राज्य का
अंग बने। भारत के इन दो प्राकृतिक बुर्जों को कब्जे में रखकर मुगलों ने भारत को थल मार्ग से होने वाले आक्रमणों से 200 वर्ष तक बचाए रखा। मुगलों ने मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध रखे। इससे भारतीयों की सैन्य रणनीतियों एवं प्रणालियों में नए आयाम जुड़े। मुगलों द्वारा लाई गई तोपों एवं बंदूकों ने राज्य को नई शक्ति दी तथा केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। मुगल परंपराओं ने राजपद की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि की तथा 1857 तक राजगद्दी पर सिर्फ बाबर के वंशज ही बैठे। यद्यपि उत्तर मुगल काल में वास्तविक शक्ति सरदारों के पास थी, परंतु फिर भी किसी ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने की कोशिश नहीं की। बाबर अपने साथ उदार धार्मिक सामाजिक परंपराएं लाया था। वह चित्रकार बिहजाद का प्रशंसक था एवं नृत्य संगीत तथा साहित्य में रुचि लेता था, इंटरेस्ट रखता था। बाबर की आत्मकथा में भारत विवरण के संबंध में स्पेशल फैक्ट है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में 1508 से जो कि 1519 इसका समय काल था, 1520 से 25 ईस्वी और 29 से 30 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है। इसमें इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, आलम खां, राणा सांगा के बारे में भी विवरण मिलता है। खानदेश, उड़ीसा, सिंध और कश्मीर राज्यों का बाबर ने वर्णन नहीं किया। पुर्तगालियों का भी कोई वर्णन नहीं किया। बाबर ने लिखा है कि उसकी विजय के समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक राज्य करते थे। बाबर ने भारत के कारीगरों की प्रशंसा की है, जिन्होंने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कौल में इमारतें बनाईं। बाबर का भारत के बारे में कहना था कि यहाँ के व्यक्ति न सुंदर हैं और न सुसंस्कृत। यहाँ न अच्छे घोड़े हैं, न अच्छे कुत्ते, न अच्छे अंगूर और न अच्छे खरबूजे। आगे देखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी शुद्ध चगताई तुर्की भाषा में लिखी तथा उसे अली शेर नवाई के साथ चगताई तुर्की का जनक माना जाता है। तुजुके बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली विकसित की थी। मुबैयान मुस्लिम कानून की पुस्तक है। उसने तुर्की भाषा में एक दीवान काव्य संग्रह लिखा। इसने शेख उबैदुल्ला अहरार के द्वारा लिखित वालिदिया रिसाला का छंदबद्ध रूपांतर भी किया। इसने रिसाले उसज की रचना की, जिसे खते बाबरी भी कहते हैं। उसने सड़कों को नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया, जो जहांगीर के समय काल तक चलता रहा। यहाँ पर हम सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में समझेंगे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोधी का संबंधी था तथा दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। दूसरा बिंदु है, इब्राहिम लोधी का संबंध था जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोधी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, का पिता था। पंजाब प्रांत का एक उत्तराधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोधी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। कौन? आलम खान। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोधी का संबंधी था तथा दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक व्यक्ति आलम खान कौन था? तो ये इब्राहिम लोधी का संबंधी था तथा दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा हिंदू राज्य, गुजरात या मेवाड़ या कश्मीर? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेवाड़। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह राज्य है
मेवाड़, राजस्थान में पड़ता है मेवाड़। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से संबंधित तथ्य हैं। इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध और चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध, ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए, जो कि महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये किनके साथ बाबर का इसमें युद्ध हुआ ये बताना है इस कूट के माध्यम से। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ बाबर ने लड़ा और चंदेरी का युद्ध ये लड़ा मेदिनी राय के साथ। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ और घाघरा का युद्ध नुसरत के साथ। तो ये इसका मिलान कर लीजिएगा, इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला फैक्ट है हुमायूं से संबंधित। हुमायूं बाबर का ही पुत्र था। इसका समय काल था 1530 से 1540 तक और ये इसका पहला स्टेप था, क्योंकि ये 2 बार शासक बना था भारत में। आगे फिर बताया जाएगा इसके विषय में। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था तथा बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में आगरा में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने तैमूरी परंपरा के अनुरूप अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया। अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को काबुल एवं कंधार मिला। कामरान ने अपने भाई की सदिच्छा का लाभ उठाते हुए, सदिच्छा मतलब उसकी अच्छी भावना की जो इच्छा थी उसका लाभ उठाया किसने? कामरान ने। तो सदिच्छा का लाभ उठाते हुए कामरान ने पंजाब, मुल्तान एवं हिसार फिरोजा पर भी अधिकार कर लिया। उल्लेखनीय है कि बाबर ने हुमायूं को साम्राज्य विभाजन का निर्देश नहीं दिया था। हुमायूं के साम्राज्य की परेशानियां। मुगल साम्राज्य उस समय वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था और अफगान पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी खतरा पेश कर रहा था, परंतु हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हुआ शेर शाह, जो कि धीरे धीरे शक्ति अर्जित कर रहा था। इस प्रकार हुमायूं के शासनकाल का प्रारंभ अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा पड़ा था। हुमायूं ने इन पर विजय पाने के सार्थक प्रयास किए तथा साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु उसकी विजयें स्थायी नहीं रहीं। मुगल भारत में नए थे तथा गुजरात एवं बंगाल जैसे स्थान जो दिल्ली, आगरा से दूर हों, वहाँ पर वे जम नहीं पाए थे। साथ ही हुमायूं के चरित्र की विशेषताएं जैसे भाइयों पर अत्यधिक विश्वास करना, कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाना आदि भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु शेरशाह सूरी जैसे प्रतिद्वंदी का उभरना था, जो कि तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप हुमायूं को अपना साम्राज्य शेरशाह के हाथों गंवाना पड़ा। इसके पश्चात हुमायूं भटकता रहा तथा उसे ईरान के शाह तहमास्प के पास शरण मिली। कालांतर में हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त करने का प्रयास किया तथा उच्च दृढ़ता दिखाते हुए पुनः भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। यद्यपि वह कार्य शेरशाह की मृत्यु के पश्चात ही संपन्न कर पाया, उनके जीवन काल में नहीं। किनके? शेरशाह सूरी के जीवित रहते हुमायूं अब पुनः भारत पर शासक नहीं बन सका। हुमायूं के विजय अभियान देखेंगे। कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी। यहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुगलों ने इसे सीधे अपने नियंत्रण में नहीं लिया, जिसे हुमायूं की कमजोरी माना गया। दौराहा अथवा दौहरिया या फिर दौरा का युद्ध ये हुआ 1532 ईस्वी में। जौनपुर के पास गोमती नदी के तट पर
हुमायूं ने महमूद लोधी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर जौनपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। चुनार का प्रथम घेरा, ये 1532, ये भी कार्यकाल इसका समयकाल था। चुनार के मजबूत किले पर शेर खां का अधिकार था। 4 माह के घेरे के पश्चात एक समझौते के अंतर्गत किला शेर खां के ही अधिकार में छोड़ दिया गया था तथा बदले में शेर खां का पुत्र कुतुब खां एक सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया गया। अगला है बहादुर शाह से संघर्ष। हुमायूं का बहादुर शाह से संघर्ष, ये समय काल था 1535 से 1536 के दरमियान। गुजरात का शासक बहादुर शाह एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने मालवा 1531 ईस्वी, रायसीन 1532 ईस्वी पर अधिकार कर लिया था। साथ ही उसने अजमेर जीता एवं चित्तौड़ को संधि के लिए बाध्य किया। ये हुआ 1534 में। बहादुर शाह हुमायूं को एक कमज़ोर शासक मानता था तथा वह लगातार हुमायूं को उकसाने वाली कार्यवाहियां करता रहता था। उसने हुमायूं के विरोधियों को समर्थन एवं सहायता दी। उसने इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई तातार खां को मदद दी, सहायता दी। उपर्युक्त कारणों से हुमायूं एवं बहादुर शाह का संघर्ष अपरिहार्य हो गया था। हुमायूं अपनी सीमा पर उभरती एक आक्रामक शक्ति की अनदेखी नहीं कर सकता था। साथ ही गुजरात जैसा समृद्ध एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र विजय करने की महत्वाकांक्षा भी एक प्रेरणा थी। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बहादुर शाह ने रूमी तुर्कीवासी, कौन थे? रूमी तोपची रूमी खां की मदद से तोपखाना भी तैयार किया था, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी तथा मालवा एवं गुजरात के बड़े हिस्से पर मुगल अधिकार हो गया। हुमायूं ने गुजरात का प्रबंध अस्करी, उसका भाई था, अस्करी को सौंप दिया था, जो अयोग्य साबित हुआ और शीघ्र गुजरात मुगलों के हाथों से निकल गया। चुनार का दूसरा घेरा, ये 1537 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेर शाह के पुत्र कुतुब खां ने उसे योजनाबद्ध तरीके से लगभग 6 महीने तक रोके रखा था। अगला हुमायूं का युद्ध रहा बंगाल विजय से संबंधित, जो कि 1538 ईस्वी में हुआ। जब हुमायूं चुनार के घेरे में व्यस्त था, तब शेर खां ने बंगाल जीतकर वहां का खजाना लूट लिया। जब हुमायूं बंगाल पहुंचा तो शेर शाह वहां से जा चुका था। हुमायूं को वहां गौड़ में विनाश लीला एवं शवों यानी लाशों के ढेर दिखाई दिए। हुमायूं ने गौड़ का पुनर्निर्माण करके उसका नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल विजय के पश्चात हुमायूं आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ शेर खां मुगल क्षेत्रों को विजित करने लगा। उधर हिंदाल ने भी आगरा पर कब्जा करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बंगाल से लौटते समय शेर खां ने हुमायूं का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप शेर खां से उसका संघर्ष हुआ। तभी इसके पश्चात होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ। ये कर्मनासा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुमायूं की सेना को शेर खां के नेतृत्व में अफगानों ने बुरी तरह हरा दिया। हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती की सहायता से जान बचाई। बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। बिलग्राम का युद्ध ये हुआ 17 मई सन 1540 में। इम्पॉर्टेंट है ये वाला युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक स्थान पर गंगा नदी के तट पर शेर शाह ने पुनः मुगलों को परास्त कर दिया। हुमायूं किसी तरह जान बचा पाया तथा ईरान की तरफ पलायन कर गया या भाग गया। दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह का अधिकार हो गया। हुमायूं द्वारा पुनः साम्राज्य प्राप्ति के विषय में समझेंगे। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई सन 1555 ईस्वी में हुआ और हुमायूं ने 1553 ईस्वी में कामरान को पराजित किया। कामरान इसका भाई था।
1554 ईस्वी में वह पेशावर की ओर बढ़ा तथा 1554 ईस्वी में के प्रारंभ में उसने लाहौर को जीत लिया। इसके पश्चात पंजाब में सतलज नदी के तट पर लुधियाना से कुछ दूर स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं ने सिकंदर लोदी के सरदारों तातार खां आदि को हराया। सरहिंद का युद्ध ये 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने सिकंदर सूर को हराया। दिल्ली पर अधिकार। सरहिंद युद्ध जीतने के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा और ये इसका दूसरा कार्यकाल था। मृत्यु 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की हो जाती है, जिसमें पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पूल, ये अंग्रेज व्यक्ति था लेन पूल, इसने उसकी मृत्यु पर लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा तथा अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। ये किसने कहा है? लेन पूल ने। हुमायूं का मूल्यांकन से संबंधित फैक्ट है स्पेशल। हुमायूं का जीवन अत्यधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा तथा अनेक विद्वानों ने उसके प्रति नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक वीर तथा योग्य व्यक्ति था। भारत में अपने साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करके उसने अपने चारित्रिक दृढ़ता का प्रमाण दिया, तो वहीं गुजरात अभियान उसकी सैन्य योग्यता का परिचय देता है। उसने अपने दरबार में दरबारियों को वर्गीकृत करने के लिए तीरों का प्रयोग किया। साथ ही जनता का शासन से जुड़ाव बढ़ाने के लिए न्याय ढोल यानी तबले अदल की स्थापना की, जिसके माध्यम से न्याय की फरियाद की जा सकती थी। उसने दिल्ली में यमुना तट पर दीने पनाह नामक नई राजधानी बसाई। वह ज्योतिष में काफ़ी विश्वास करता था तथा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनता था। कौन? हुमायूं। अगला शासक रहा सूरवंश का काल, जिसमें 1540 से 1555 ईस्वी इसका शासनकाल था। सूरवंश चला ये, और इसमें पहला और प्रतापी शासक रहा शेर शाह सूरी। ये 1540 से 45 ईस्वी तक शासन करता रहा। शक्तिशाली मुगलों को भारत की सत्ता से बेदखल करने वाले शख्स शेर शाह का उदय हुमायूं की व्यक्तिगत कमियों के अलावा तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था की विशिष्टता भी दर्शाता है। शेर शाह के उदय को उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के अतिरिक्त उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जाना आवश्यक है। शेर शाह में साहस ही नहीं, सिद्धांतहीनता, कभी कभी अनैतिकता की प्रवृत्ति, राजनैतिक दो रंगापन एवं साजिश तथा फरेबी प्रवृत्ति भी मौजूद थी। ये प्रवृत्तियां साथ ही अफगान समाज में स्त्रियों की सुदृढ़ स्थिति शेर शाह की सफलता में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। राजनैतिक रूप से तत्कालीन परिस्थितियों यथा बिहार में अनिश्चितता, बंगाल एवं बिहार के संबंधों की विशिष्टता तथा अफगानों के प्रति मुगल दृष्टिकोण ने शेर शाह के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः शेर शाह द्वारा उत्तर भारत में एकीकृत साम्राज्य की स्थापना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग थी, जो सिकंदर लोदी द्वारा जौनपुर विजय से प्रारंभ हुई तथा अकबर द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुई, यानी अकबर द्वारा इसे समाप्त किया गया। इसके शासन काल के समय काल को अगला बिंदु है प्रारंभिक जीवन से संबंधित शेर शाह। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद था। इसका जन्म 1486 ईस्वी, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1472 ईस्वी में नारनौल अथवा बजवाड़ा में हुआ था। इसका पिता हसनसूर, सहसराम तथा खवासपुर जो कि टांडा का इक्तादार था, इन परगनों का प्रशासन करके शेर शाह ने 1497 से 1518 ईस्वी तक प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था का वास्तविक अनुभव प्राप्त किया, परंतु अपनी सौतेली मां के कारण इसको अपने पिता से मतभेद रहा। फलस्वरूप
शेरशाह को काफ़ी भटकना पड़ा। इस बीच उसने जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की और अंततः अपने पिता की मृत्यु के बाद ही उसे अपने जागीर पर अधिकार मिल पाया। फरीद को बिहार के सूबेदार जलाल खान नोहानी के पुत्र बहार खां का साथ मिला और पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी के बाद जब बहार खां सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से गद्दी पर बैठा तो शेर शाह की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई। मोहम्मद शाह ने फरीद खां को शेर खां का खिताब दिया, संभवतः शेर मारने के कारण। जब मोहम्मद शाह नोहानी की मृत्यु हुई तो शेर खां बाबर की सेवा में चला गया और मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भी भाग लिया तथा बाद में पुनः अफगान राष्ट्रवाद के नाम पर पाला बदल कर वापस अपने अफगानी सैनिकों के साथ आ गया, अफगान की तरफ मिल गया। मुगलों के खिलाफ इसने मुस्तफ़ा फारमूली, बीबन, बायजीद आदि के साथ मिलकर घाघरा के युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया तथा महमूद लोधी की अगुवाई में दादरा दोहरिया के युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में हुआ में भी भाग लिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। इन युद्धों में शेर खां की भूमिका संदिग्ध रही तथा अफगानों की पराजय से उसे अफगानों के नेता के रूप में उभरने में मदद मिली तथा महमूद लोधी सर्वदा के भारतीय राजनीति के पटल से विलुप्त हो गया। शेरशाह का उदय। बाबर ने पहले नोहानी राज्य पुनर्जीवित किया तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह को कमजोर कर दिया, साथ ही बंगाल बिहार संघर्ष में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप शेर खां को बिहार एवं बंगाल में मनमानी करने की छूट मिल गई। इस प्रकार शेर शाह के उदय में बाबर की भी एक भूमिका रही। मोहम्मद शाह नोहानी की विधवा दूदू ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया, जिससे दक्षिण बिहार के नोहानी राज्य की सत्ता शेर खां के हाथ में आ गई। कुछ समय बाद जलाल बंगाल भाग गया और शेर खां ही वास्तविक शासक बन गया। शेर खां की बढ़ती शक्ति के कारण उसका बंगाल के शासकों पहले नुसरत शाह बाद में महमूद शाह से संघर्ष हुआ। 1529 में नुसरत शाह को परास्त करने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि ली। यहाँ पर ये लिपि की त्रुटि है। 1529 में नुसरत शाह को परास्त करने के बाद शेर खां ने हजरते आला की उपाधि ली तथा 1535 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल को निर्णायक रूप से परास्त किया। ताज खां सारंगरवानी की विधवा लाड मलका से शेर खां ने 1530 ईस्वी में विवाह कर लिया और शेर खां को इससे चुनार का किला तथा अनेक परगने प्राप्त हुए। इसी प्रकार गाजीपुर के नसीर नोहानी की विधवा गौहर गोसाई से विवाह कर शेर खां को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। शेर खां ने वायजीद फारमूली की पत्नी फतेह मलका को धोखा देकर उसकी प्रचुर संपत्ति हथिया ली। इस प्रकार अफगान समाज की महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति का भी शेर खां के उदय में योगदान रहा। शेर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से 3 युद्ध लड़े। चुनार के युद्ध 1537 ईस्वी में शेर खां की पराजय हुई तथा उसे चुनार का किला मुगलों को सौंपना पड़ा। साथ ही उसके पुत्र कुतुब खां को भी हुमायूं की सेवा में जाना पड़ा। 15 जून 1539 को कर्मनासा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुमायूं की हार हुई। इस विजय के अवसर पर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया एवं सिक्के भी ढलवाए। 17 मई 1540 को गंगा तट पर कन्नौज के युद्ध में पुनः शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। फलतः हुमायूं को भागना पड़ा एवं दिल्ली की गद्दी पर द्वितीय अफगान वंश का शासन स्थापित हुआ। खवास खां और कुतुब खां को हुमायूं को भारत से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया। शेरशाह का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। गद्दी पाने के पश्चात शेरशाह ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम सीमा में गख्खरों, कोई एक जाति थी गख्खर, तो गख्खरों पर आक्रमण किया ताकि मुगलों को भारत प्रवेश से रोका जा सके।
परंतु शेर शाह गख्खरों को पूर्णतः दबा नहीं सका। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण करके धोखे से वहां के शासक पूरनमल की हत्या कर दी। इस घटना से शर्मिंदा शेर शाह के पुत्र कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया एवं जाली पत्रों की कूटनीति के माध्यम से मारवाड़ के शासक मालदेव की सेना में फूट डाल दी। परिणामतः थोड़े से सैनिकों के साथ राजपूत लड़े परंतु पराजित हुए। 1545 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण के दौरान, कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय पास ही एक गोला फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कलिंग नहीं है। 1545 ईस्वी में कालिंजर, जो कि बांदा जिले में पड़ता है कालिंजर, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो उसमें एक आग्नेयास्त्र थी या पुरानी तोप को चलाते समय एक गोला फट जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ये कलिंग यहाँ पर गलत लिख गया है, इसके स्थान पर कालिंजर 1545 कालिंजर का युद्ध देखिएगा। अगला है शेरशाह का विजय अभियान। 1541 की गख्खर प्रदेश 1541 ईस्वी में गख्खर प्रदेश हैबत खां व खवास खां के नेतृत्व में शेरशाह का विजय अभियान पहला युद्ध था ये। और 1541 ईस्वी में बंगाल विद्रोह को दबाया। 1542 ईस्वी में मालवा विजय व रणथंभौर किले व ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। 1543 में रायसीन के पूरनमल पर विजय प्राप्त करी। शेरशाह के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा ये विजय मानी जाती थी। 1543 ईस्वी मुल्तान विजय हैबत खां के नेतृत्व में लड़ा गया। 1544 ईस्वी जोधपुर के मारवाड़ पर विजय, ये खवास खां के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। 1544 ईस्वी में ही मेवाड़, रणथंभौर आदि राजाओं से अधीनता स्वीकार करके उनके राज्य वापस कर दिए। इसी समय मेवाड़ में पन्ना धाय ने उदय सिंह की बलबीर के हाथों से रक्षा की थी। फलता 1542 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने। 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड यानी कालिंजर का किला पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली, किंतु बारूद में जल जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। 1545 कालिंजर का युद्ध, बुंदेलखंड, गोंडा नहीं, बांदा जिला। इस प्रकार गुजरात, असम और कश्मीर को छोड़कर सारा उत्तर भारत उसके कब्जे में था। शेरशाह का प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। शेरशाह के प्रशासन की विशेषता उसका अत्यंत केंद्रीकृत होना था। शेरशाह स्वयं प्रशासन की धुरी था एवं स्वयं ही सभी महत्वपूर्ण कार्य करता था। केंद्र में संभवतः 4 विभाग थे। सैन्य विभाग, जिसे दीवाने आरिज कहा जाता था। दूसरा था अनुदान विभाग, इसको दीवाने रिसालत तथा दीवाने इंसा कहा जाता था। अगला है दीवाने रिसालत, संभवतः विदेश विभाग की तरह भी काम करता था। दीवाने इंसा का कार्य पत्र, सूचना इत्यादि प्रसारित करने से संबंधित था, यानी कम्युनिकेशन से संबंधित था। इन विभागों के विभागाध्यक्षों को कोई स्पष्ट शक्ति या अधिकार प्राप्त नहीं थे। शेरशाह ने न्याय पर अत्यधिक बल दिया। शेरशाह ने एक विस्तृत गुप्तचर तंत्र की स्थापना की, जिससे वह राज्य की महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत होता रहे, अपडेट होता रहे। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन देखेंगे। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। शेरशाह के शासन में प्रशासन की मूल इकाई परगना था। परगने में कानून व्यवस्था व सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सिकदार की थी। आमिल, मुंसिफ, भूमिका की पैमाइश, भू राजस्व वसूली हेतु भूमि की पैमाइश आदि से संबद्ध था। मुख्य रूप से आमिल ही भू राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार था तथा उसे सिकदार से इस काम में सहायता मिलती थी। मुंशी का काम भू राजस्व वसूली का हिसाब किताब रखना था तथा फौजदार या खजानेदार कोषाधिकारी होता था। परगने से ऊपर सिक या सरकार थी, जो आधुनिक जिलों के समान था।
इसका मुख्य अधिकारी सिकदार ए सिकदारान था, जो फौजदार या मुक्ता नाम से ही प्रसिद्ध था, और सिकदार ए सिकदारान पदनाम वाले किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। ये कानून व्यवस्था एवं सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। मुंसिफ ए मुंसिफान न्याय व्यवस्था से जुड़ा विभाग था तथा भू राजस्व वसूली की जिम्मेदारी इसी विभाग पर थी। किस पर? मुंसिफ ए मुंसिफान पर। कभी कभी इसके लिए सैन्य कार्यवाही की आवश्यकता भी पड़ती थी और फौजदार की मदद ली जाती थी। गांव के स्तर पर कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया था। यहाँ ग्राम प्रधान, मुकद्दम आदि प्रशासन संभालते थे। पटवारी हिसाब किताब से संबंधित थे। गांवों के लिए शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत रखा था, यानी किसी अपराध इत्यादि के लिए मुकद्दम आदि को ही उत्तरदायी माना जाता था। यहाँ पर स्मार्ट फैक्ट्स देखेंगे। मारवाड़ पर आक्रमण के दौरान जैता एवं कुप्पा की वीरता को देखकर शेरशाह ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान देश गंवा दिया होता। मारवाड़ का शासक मालदेव था। रायसीन पर आक्रमण के दौरान शेरशाह ने वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इससे आहत होकर शेरशाह के पुत्र कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। पूरनमल के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित किया। अगला है बिंदु नुसरत शाह को हराने के बाद 1529 ईस्वी में शेरशाह को हजरत ए आला कहा जाने लगा। शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाने के लिए टोडरमल को नियुक्त किया। कालिंजर के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध अभियान में दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। एक शेर को मारने के कारण फरीद को मोहम्मद शाह नोहानी ने शेरखां का खिताब दिया। शेरशाह ने बंगाल को 19 सरकारों में बांटा था ताकि वहां विद्रोह की संभावना को कम किया जा सके तथा वहां एक असैन्य अधिकारी अमीर ए बंगाल नियुक्त किया। शेरशाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को अमीने बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल नियुक्त किया। शेरशाह बटाई या अनुमान कनकूत के आधार पर राजस्व निर्धारण के विरुद्ध था। शेरशाह ने प्राकृतिक आपदा हेतु प्रति बीघा 2.5 शेर अतिरिक्त शुल्क दिया। राजस्व व्यवस्था। शेरशाह ने मापन या पैमाइश या जब्त के आधार पर भू राजस्व निर्धारण पर बल दिया। वह नहीं चाहता था कि बिचौलिए, मुकद्दम आदि अपना बोझ किसानों पर डालें। अहमद खां द्वारा भूमि की माप करवाई तथा भूमि के मापन हेतु सिकंदरी गज, कौन सा गज? सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया। भूमि को 3 हिस्सों में बांटा गया, अच्छी, मध्यम और बुरी, तथा भू राजस्व इसके औसत उपज का 1/3 1/3 था। लगान निर्धारण हेतु फसलदार की सूची तैयार की गई थी जो राई कहलाती थी। पैमाइश प्रति वर्ष होती थी। भू राजस्व निर्धारण का आधार बीघा था। साथ ही जरीबाना यानी पैदावार का 2.5% 2.5% एवं मुहासिलाना पैदावार का 5% भी वसूला जाने वाला टैक्स था। सरकार की तरफ से किसानों को पट्टा दिया जाता था जिसमें निर्धारित लगान का ब्यौरा होता था तथा किसान कबूलियत पत्र द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। लगान वसूली बिचौलिए, जमींदार, मुकद्दम आदि करते थे। इस व्यवस्था के कुछ अपवाद भी थे, जैसे मुल्तान में लगान दर 1/4 थी। किसानों को लगान नगद या उपज के रूप में देने की छूट थी। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह के समय शेरशाह ने उस समय प्रचलित मिश्र धातु के घटिया सिक्कों की जगह समान मानदंड के मानक के सिक्के चलाए। ये चांदी का रुपया, तांबे का दाम एवं सोने का अशरफ थे। इन मुद्राओं का नाम था चांदी का रुपया, तांबे का दाम, सोने का अशरफ। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया। चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम का अनुपात 64:1 था। इसके साम्राज्य में सिक्का ढालने की 23 टकसालें थीं। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद
और टकसाल का नाम अरबी या फिर नागरी लिपि में अंकित किया गया था। सड़क व्यवस्था। शेर शाह ने संचार व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए सड़क निर्माण पर भी बल दिया। उसने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया। इनमें सड़के आजम सबसे महत्वपूर्ण थी, जो बंगाल में सोनार गांव से पंजाब में अटक तक जाती थी। इसे ही लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहा। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ व लाहौर से मुल्तान तक सड़कें बनवाई गईं। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। इन सड़कों के किनारे हर 2 कोस पर सराय थी। एक ठहरने का स्थान था, सराय थी, जो संभवतः 1700 बनी हुई थी। ये सरायें क्षेत्रीय मंडियों के रूप में विकसित हो गईं। इससे व्यापार को उत्तेजन मिला या व्यापार में बढ़ावा मिला। ये सरायें डाक चौकियों के रूप में भी प्रयोग होती थीं। इनकी देखभाल हेतु सहना किए जाते थे। डॉक्टर कानूनगो ने सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। इतिहासकार हैं डॉक्टर कानूनगो। इन्होंने सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। कानून व्यवस्था। शेर शाह ने उत्तम प्रकार की कानून व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत सड़कों की सुरक्षा हेतु स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाते हुए स्थानीय जमींदारों इत्यादि को सड़कों पर अपराध रोकने का उत्तरदायित्व डाल दिया। व्यापार एवं वाणिज्य। कानून व्यवस्था तथा सड़क सुधार से सरायों के निर्माण से व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें यह तथ्य भी सहायक रहा कि राज्य में मात्र 2 बार ही चुंगी ली जाती थी। चुंगी एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था, राज्य में प्रवेश के समय तथा निकलते समय। सैन्य प्रशासन। शेर शाह ने विशाल केंद्रीय सेना रखी। वह स्वयं प्रधान सेनापति था तथा स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। दाग, घोड़ों को दागने की युक्ति तथा चेहरा सैनिक का हुलिया रखना का सख्ती से पालन होता था। सैनिकों एवं सरदारों को मुख्यतः जागीर के माध्यम से वेतन दिया जाता था। न्याय व्यवस्था। उच्च श्रेणी की न्याय व्यवस्था शेर शाह के प्रशासन की विशेषता थी। शेर शाह का न्याय पर विशेष बल था। वह स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश था तथा प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय के लिए बैठता था। स्पेशल फैक्ट है इनसे संबंधित। कला एवं संस्कृति। शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, कान्हावत, आखिरी कलाम आदि की रचना की। शेर शाह एक महान भवन निर्माता था। उसने कन्नौज में शेर सूर नामक नगर बसाया। इसने सहसराम में अपना मकबरा बनवाया, जो एक झील के चबूतरों पर बना हुआ है एवं मजबूती, स्थिरता, रचना संगत की दृष्टि से अद्वितीय है। इसने दिल्ली में यमुना तट पर नगर बसाया, जिसके अवशेष पुराने किले की दीवार एवं भव्य मस्जिद हैं। इसी ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। रोहतासगढ़ नामक दुर्ग बनवाया गया, इसी के द्वारा। दिल्ली के पुराने किले में मस्जिद बनवाई। शेर शाह से संबंधित अंतिम फैक्ट है। शेर शाह के उत्तराधिकारी। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। यद्यपि शेर शाह ने बड़े पुत्र आदिल खां को उत्तराधिकारी नामित किया था। शेर शाह फलता इस्लाम शाह का आदिल खां से संघर्ष हुआ, जिसमें जलाल खां विजयी रहा। इस्लाम शाह ने अत्यधिक निरंकुशता से शासन किया एवं सरदारों का कठोरता से दमन किया। 8 वर्ष यानी 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सूर वंश का तेजी से पतन हुआ। गद्दी के दावेदार संघर्षरत हो गए तथा दूसरी तरफ हुमायूं पुनः शक्ति संचित करके भारत पर अधिकार हेतु अग्रसर हो रहा था। अंततः 1555 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा अफगानों से छीनकर दिल्ली में मुगल राजवंश को पुनः प्रतिष्ठित करने में सफल हो गया। सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे।
जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहले हजरते आला की उपाधि ली थी तथा बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या फिर इस्लाम शाह? तो ये हो जाएगा उत्तर इसमें ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि पहले ली और उसके बाद में सुल्तान की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित, जिसमें कथन दिया गया है शेरशाह ने बंगाल को सरकारों में बांटा, और कारण दिया गया है बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। तो कूट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है, तो इसमें सही कूट के माध्यम से उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन व कारण दोनों सही दिए गए हैं, किंतु कथन की सही व्याख्या इसका कारण नहीं करता। निम्न कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले में हुई। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। राजस्थान में शेरशाह की मुख्य चुनौती मारवाड़ के मालदेव थी। या शेरशाह ने दिल्ली में किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये बताना है इस कूट के माध्यम से। तो इसमें सभी बिंदु, चारों बिंदु, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी, ये सभी बिंदु यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने हिंदुस्तान देश गंवा दिया होता। इस कथन को आप किस शासक से संबद्ध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह या फिर औरंगजेब? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की, सही दिया गया है। शेरशाह ने राजस्व निर्धारण हेतु फसल दर सूची राई जारी की, ये भी सही है। शेरशाह काल में राजस्व की दर 1/3 थी। राजस्थान में राजस्व दर 1/4 थी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। शेरशाह काल में राजस्व की दर 1/3 थी, ये भी कथन यहाँ पर सही है, और पहला, दूसरा तो सही है ही। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में युद्ध दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके युद्धों का समय काल दिया गया है। तो इसमें बताना है सही उत्तर। पहला है चौसा का युद्ध, और दूसरा घाघरा का युद्ध, तीसरा कन्नौज का युद्ध, और चौथा प्रश्न संख्या 6 है ये। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध ये हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर के समय, और कन्नौज का युद्ध जो हुआ ये हुआ था 1540 में। दादरा का युद्ध ये 1532 ईस्वी में लड़ा गया। अगला फैक्ट है, अगला शासक है जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। भारत तथा विश्व के महानतम शासकों में से एक माने जाने वाले अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजपूत राजा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर के जन्म के समय हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर इधर उधर भटक रहा था तथा इसीलिए अकबर प्रारंभिक 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में कंधार में रहा। बाल्यकाल में ही उसे लाहौर तथा गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था तभी उसे हुमायूं की आपात मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर बैरम खां की देखरेख में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। बैरम खां का प्रभाव काल अकबर 1556 ईस्वी से 1561 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। इस दौरान बैरम खां वकील पद पर आसीन रहा। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना या खाने खाना की उपाधि दी।
बैरम खां ने अकबर की स्थिति सुदृढ़ करने में बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई। बैरम खां कन्नौज के युद्ध के समय से हुमायूं के साथ रहा था। पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर तथा आदिल शाह सूर अदली के सेनापति हेमू के बीच युद्ध हुआ, जो पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। हेमू पराजित हुआ इस युद्ध में तथा उसकी हत्या बैरम खां के द्वारा कर दी गई। उसकी पराजय में कुछ रणनीतिक भूलों, अफगान सैनिकों का एक हिंदू सेनापति के प्रति असंतोष तथा भाग्य का योगदान एवं मुगलों द्वारा तोपखाने का प्रयोग माना जाता है। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। संभवतः यह उपाधि धारण करने वाला वह भारत का 14वां शासक था। इसके पहले वह रेवाड़ी में नमक का व्यापारी था, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर युद्धों में विजय पाई और आदिल शाह सूर का सेनापति एवं वजीर बन गया था। भारत में सुरक्षित रूप से पुनः स्थापित होने के बाद मुगलों के बीच बैरम खां, जिसे सिया माना जाता था, बढ़ते प्रभाव को लेकर ईर्ष्या उत्पन्न हुई तथा उसकी कुछ भूलों की वजह से उसका पतन हो गया। शाही परिवार की महिलाओं ने अकबर को बैरम खां के प्रति भड़काने का प्रयास किया। वस्तुतः बैरम खां के पतन का वास्तविक कारण वयस्क हो चुके शासक अकबर की शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लेने की इच्छा थी। बैरम खां ने विद्रोह कर दिया तथा तिलवाड़ा के युद्ध में वो पराजित हुआ। अकबर ने उसे क्षमा कर पुनः सेवा में रखने का प्रस्ताव रखा, परंतु उसने मक्का जाने का विकल्प चुना। मार्ग में गुजरात में मुबारक खां नामक अफगान ने बैरम खां का कत्ल कर दिया, क्योंकि बैरम खां ने उसके पिता को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मार डाला था। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खानखाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पर्दा शासन 1560 से 1562 ईस्वी तक के काल को कुछ इतिहासकारों ने पर्दा शासन अथवा पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी है, क्योंकि यह माना जाता है कि परिवार की महिलाएं शासन में प्रभावशाली थीं। इसमें धाय माँ माहम अनगा, उसका पुत्र आधम खां तथा पुत्री जीजी अनगा प्रमुख थे। अकबर का राजस्व और उसकी ये व्यवस्था अकबर का राजत्व की अवधारणा को अबुल फजल ने विस्तार से प्रस्तुत किया। इसके अनुसार राजत्व एक दैवीय देन थी, जो ईश्वर बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के शासक को प्रदान करता था तथा राजत्व से युक्त शासक का स्थान सबसे ऊपर था। यह मूल रूप से उदार निरंकुशता की अवधारणा थी। अबुल फजल के शब्दों में राजत्व फर्रे इजदी दैवी प्रकाश है, जो ईश्वर से प्रस्फुटित या ईश्वर से निकलता है तथा जो इस प्रकाश से युक्त है उसके सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। राजत्व संबंधी इस अवधारणा में प्राचीन ईरानी विचारों, जिन्हें बलबन ने अपनाया था, के साथ साथ हिंदू एवं इस्लामी चिंतन से संबंधी धारणाओं का भी समावेश किया गया था। फर्रे इजदी से युक्त शासक के कई गुण बताए गए हैं, यथा प्रजा के लिए पितृव्रत प्रेम, सत असत का विवेक, साहस, दृढ़ता आदि। ऐसे शासक के कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे सांप्रदायिक संघर्ष को रोकना तथा सामाजिक स्थिरता बनाए रखना। ये सिद्धांत सांप्रदायिक आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को नकारता था एवं बहुधर्मी धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। अकबर की दार्शनिक नीति से संबंधित कुछ फैक्ट है। यद्यपि तत्कालीन समाज राजनीतिक आदि सभी श्रेणी विन्यास पर आधारित थे, अर्थात समाज वर्गों में बंटा था एवं प्रत्येक वर्ग का सामाजिक सोपान क्रम में एक निश्चित स्थान था, और अबुल फजल के अनुसार इस व्यवस्था को बनाए रखना भी शासक का कर्तव्य है। परंतु फिर भी अकबर प्रतिभा का सदैव प्रोत्साहन करता था, चाहे उसका संबंध समाज के किसी भी जाति वर्ग से हो। अबुल फजल ने अरस्तु से प्रेरणा लेते हुए लोगों को 4 वर्गों में बांटा। उसने योद्धाओं की तुलना अग्नि से, व्यापारियों की तुलना शिल्पकारों की तुलना हवा से, विद्वानों की जल से तथा किसानों की तुलना भूमि से की थी। शाही कर्मचारियों का वर्गीकरण करते हुए उसने
किसने? अबुल फजल ने। उमरा वर्ग की, अग्नि से राजत्व कर्मचारियों की, हवा से विद्वानों को, कानूनी, ज्योतिषी, कवि, दार्शनिक आदि की, पानी से एवं शासक के व्यक्तिगत सेवकों की तुलना भूमि से की थी। इस प्रकार अकबर के राजत्व ने उदार निरंकुशता पर आधारित व्यवस्था की परिकल्पना की, जहां लोगों को आगे बढ़ने के अवसर थे। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव सीमित था तथा शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। यही दृष्टिकोण मुगल शासन के प्रत्येक पक्ष में परिलक्षित होता है। यद्यपि इसमें विभिन्न मुगल शासकों ने समय समय पर परिवर्तन किया। अकबर की राजपूत नीति के विषय में समझेंगे। स्थानीय शासक वर्ग को संतुष्ट करना तथा इस प्रकार उन्हें अपने पक्ष में लाने की नीति इसका प्रमुख आधार थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, वफादारी, सेवा की ख्याति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। सत्ता पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद अकबर ने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। इस क्रम में राजपूतों के साथ उसके विशिष्ट प्रकार के संबंध विकसित हुए। राजपूत क्रमशः मुगल साम्राज्य के पक्षधर तथा शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बनते गए। इससे पूर्व तुर्क सुल्तानों ने हमेशा स्थानीय शासकों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार वे केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करते रहे। इन स्थानीय शासकों में कई राजपूत थे। समय समय पर तुर्कों द्वारा स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्क शासक था जिसने किसी स्वायत्त शासक रामदेव के साथ सक्रिय संधि संबंध स्थापित किए। बहलोल लोधी ने कुछ राजपूतों को अमीर की हैसियत दी तथा इस प्रकार अफगानों तथा हिंदू राजाओं के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए तथा ये आगे भी कायम रहे। भारत से निष्कासित होने के बाद हुमायूं ने स्थानीय समर्थन का महत्व समझा एवं भारत में दोबारा काबिज होने पर उसने स्थानीय शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जैसे मेवात के हसन खां के भाई जमाल खां मेवाती से वैवाहिक संबंध। हुमायूं व बैरम ने उसकी पुत्रियों से विवाह किया। राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की सलाह हुमायूं को शाह तहमास्प ने दी। यही सलाह हुमायूं ने अकबर को दी। साथ ही अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में उज्बेकों, मिर्जा हकीम आदि का विद्रोह तथा अफगानों की शत्रुता ने उसे राजपूतों से मैत्री हेतु प्रेरित किया। परिणामस्वरूप अकबर के राजपूतों के साथ संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ तथा जैसे जैसे राजपूतों पर अकबर का विश्वास बढ़ता गया वैसे वैसे राजपूतों को बड़ी जिम्मेदारियां और ज़्यादा अधिकार भी सौंपे गए। राजपूतों की मैत्री से लाभ। मुगलों को भारत की सबसे वीर योद्धाओं की सेवाएं मिली। राजपूतों की बहादुरी, निष्ठा, सेवा भावना मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण कारक बनी। राजपूतों को प्रतिष्ठा एवं सामाजिक गरिमा मिली क्योंकि अपने क्षेत्रों से दूर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य करने से राजपूतों के सम्मान में वृद्धि हुई। साथ ही राजपूतों को आर्थिक लाभ भी हुए। उन्हें राजस्थान में जागीरों के अलावा इच्छा अनुसार बाहर भी विस्तृत जागीरें मिली। राजपूतों के अपने प्रदेश भी जागीर के रूप में प्रदान किए गए। इन्हें वतन जागीर कहा गया। मनसब में वृद्धि के साथ इनकी जागीर भी बढ़ती जाती थी। इस जागीर का उसके जीवन काल में हस्तांतरण नहीं होता था। राजपूतों को अपने क्षेत्रों में काफ़ी स्वायत्तता मिली हुई थी, किंतु उन्हें राहदारी जैसे निषिद्ध कर या निषिद्ध टैक्सेस लगाने की छूट नहीं थी। राजपूतों की राजस्व प्रणाली रेख थी। राजस्थान में जब्ती यानी पैमाइश लागू करने की मुगल कोशिश सफल नहीं हुई। अकबर की दक्कन नीति उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से जुड़ी थी। यद्यपि अबुल फजल अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति को जन कल्याण तथा सुलह कुल के प्रसार से जोड़कर प्रस्तुत करता है। अकबर ने सर्वप्रथम दक्कनी राज्यों में दूत भेजे थे ताकि वे उसकी प्रभुता स्वीकार कर लें। इस प्रस्ताव पर खान देश ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। अन्य राज्यों का रुख नकारात्मक रहा तथा अहमदनगर के शासक बुरहान शाह ने अकबर के दूत को अपमानित भी किया। बुरहान शाह की मृत्यु के बाद अहमदनगर की
अस्थिर राजनैतिक स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास मुगलों द्वारा किया गया। अहमदनगर का संघर्ष ये स्पेशल फैक्ट है। 1595 ईस्वी में शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खानखाना के नेतृत्व में एक सेना ने अहमदनगर की सेना को हराया। परिणाम स्वरूप अहमदनगर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की संरक्षिका चांद बीवी संधि करने पर बाध्य हुई। यद्यपि उसने वीरता के साथ मुगलों का सामना किया था, संधि के तहत मुगलों को बरार क्षेत्र मिला, परंतु दोनों पक्षों में कोई भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था। परिणाम स्वरूप पुनः युद्ध हुआ, जिसमें मुगल विजयी हुए तथा अहमदनगर के कुछ सरदारों ने चांद बीबी की हत्या कर दी, क्योंकि वह मुगलों से संधि नहीं चाहते थे और चांद बीबी मुगलों से संधि चाहती थी। अहमदनगर से मुगलों का यह संघर्ष शाहजहां काल तक चलता रहा। 1602 ईस्वी में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि खानदेश स्थित असीरगढ़ के शक्तिशाली किले का दरवाजा सोने की चाबी से खोला, अर्थात अकबर ने दिल खोलकर धन एवं उपहार बांटे। खानदेश विजय अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की धार्मिक नीति तथा सुलह कुल। अकबर की धार्मिक नीति समय के साथ परिवर्तित एवं विकसित हुई तथा अंततः एक सर्व समावेशी उदार नीति के रूप में स्थापित हुई, जिसमें समाज के सभी संप्रदायों के लिए सम्मान एवं स्थान था। यह नीति मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में सहायक सिद्ध हुई। इस नीति द्वारा अकबर ने सुलह कुल सभी धार्मिक संप्रदायों में शांति एवं व्यापक सहिष्णुता के आधार पर राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति मुगलों की उदार परंपराओं तथा राजनीतिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुई। अकबर का पिता हुमायूं उदार सुन्नी था। अकबर की माता सिया थी और अकबर का संरक्षक बैरम खां भी सिया माना जाता था। बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्हें धार्मिक रूप से संतुष्ट करने का प्रयास इस नीति के माध्यम से किया गया, सुलह कुल नीति। साथ ही इस नीति पर तत्कालीन भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का भी प्रभाव पड़ा। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ धार्मिक विचारों में अत्यंत उदार था। ये आंदोलन सामाजिक सौहार्द निर्मित करने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। इस नीति पर अकबर के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ा। अकबर सूफी विचारधारा में रुचि रखने वाला जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अकबर के धार्मिक विश्वास 3 चरणों में विकसित हुए। प्रथम चरण में अकबर का व्यक्तिगत आचरण रूढ़िवादी था। उसके दरबार में रूढ़िवादी तत्वों का प्रभाव था। उदाहरण के लिए शेख अब्दुल नबी जो कि सद्र था और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जिसे शेरशाह ने शेखुल इस्लाम की तथा अकबर ने मखदूमुल मुल्क की उपाधि दी थी। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण हिंदू धर्म देवी एवं पुरुषोत्तम, हिंदू धर्म देवी एवं पुरुषोत्तम उसके दृष्टिकोण में था। जैन धर्म हरिविजय सूरी, जिनचंद सूरी, विजय सेन सूरी, शक्ति चंद्र आदि। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी तथा जिनचंद सूरी को भूमि दान में दी थी। पारसी धर्म दस्तूर मेहर जी राणा थे। ईसाई धर्म एकीबा तथा मानसेरात। इस्लाम धर्म शेख ताजुद्दीन तथा मुल्ला मोहम्मद यजदी। महजर 1579 ईस्वी में 7 उच्च कोटि के इस्लामी विद्वानों के हस्ताक्षरों से जारी किया गया महजर। इनमें शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी आदि शामिल थे। इसको शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसके अंतर्गत अकबर ने खलीफा की विशेषताएं ग्रहण की, फतवा जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। किसी धार्मिक प्रश्न पर शरीयत की विविध व्याख्याओं में से किसी को भी राज्य हित में चुनने का अधिकार ग्रहण कर लिया। इसके तहत यह घोषित किया गया कि अकबर का स्थान मुजतहिद शरीयत की व्याख्या करने वाला से ऊपर है तथा अकबर को सभी से वफादारी मांगने का अधिकार है। अकबर को इमाम आदिल घोषित किया गया। महजर के उद्देश्य को लेकर विवाद है, परंतु यह सामान्य मान्यता है कि अकबर ने इसके माध्यम से रूढ़िवादी तत्वों से छुटकारा पा लिया तथा सुलह कुल यानी शांत एवं व्यापक सहिष्णुता के आधार पर राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। स्मिथ एवं वुल्जले हेग ने मजहर को
अचूक आज्ञापत्र कहा है। बदायूनी ने अकबर के इन कार्यों की आलोचना करते हुए अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची, जैसे 1583-84 में हज की यात्रा पर पाबंदी, त्योहारों व रोजों पर पाबंदी आदि थी। दूसरा चरण था 1574 से 1580 ईस्वी। अकबर का वैचारिक परिष्करण हुआ तथा अपनी बौद्धिक जिज्ञासा की शांति, सत्य के ज्ञान तथा परम तत्व की प्राप्ति के लिए उसने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। यहाँ प्रत्येक गुरुवार की रात को अकबर इस्लामी विद्वानों से धार्मिक परिचर्चा करता था। उसने पाया कि शरीयत की विविध तथा परस्पर विरोधी व्याख्याएं संभव हैं। साथ ही उसने धार्मिक विद्वानों को द्वेषपूर्ण, पाखंडी एवं ईर्ष्यालु भी पाया। एक आध्यात्मिक अनुभूति के बाद 1578 ईस्वी में इबादत खाना सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खोल दिया गया। अब इस्लाम के विश्वासों तथा मान्यताओं पर प्रश्न उठने लगे। फलतः 1580-81 तक इबादत खाने को पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसी दौरान 1579 ईस्वी में अकबर ने महजर जारी करके रूढ़िवादी तत्वों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली। इसका तीसरा चरण था 1580 ईस्वी से, तो तृतीय चरण 1580 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। इसमें अकबर के धार्मिक विश्वास पूर्णतः विकसित हो गए। इसको विभिन्न लक्षणों से समझा जा सकता है, जैसे तौहीद इलाही, विशुद्ध एकेश्वरवाद इनका विचार मत था, में उसकी श्रद्धा, सूफी चिंतन में उसका विश्वास, प्रकाश को महत्व देना, विभिन्न धर्मों में सत्य की उपस्थिति होने की मान्यता रखना तथा उनके त्योहार मनाना। तकलीद, अंधानुकरण की परंपरा थी तकलीद, तथा कट्टरता को नकारना। तौहीद इलाही, इसे विद्वानों ने इसे दीन इलाही भी कहा है। यह क्या था, इस बारे में कई विचार प्रचलित थे। अबुल फजल के अनुसार लोगों की सांसारिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य हेतु आवश्यक था कि बादशाह लोगों की रहनुमाई या मार्गदर्शन करे तथा मुरीद अल्लाह की खिदमत करने वाला बनाए। इसके अंतर्गत अकबर लोगों को मुरीद बनाता था। प्रत्येक रविवार 12-12 लोगों की टोलियों में लोगों को मुरीद बनाया जाता था। लोग अपनी पगड़ी अकबर के पैरों पर रख देते थे तथा अकबर उन्हें एक शस्त्र, अपना स्वरूप देता था, जिस पर अल्लाहो अकबर लिखा रहता था। ये लोग एक दूसरे का अभिवादन अल्लाहो अकबर तथा जलालहू कहकर करते थे। अपने जन्मदिन के महीने में मांसाहार से परहेज करते थे तथा जन्मदिन पर दान दक्षिणा आदि करते थे। हजारों की संख्या में लोग मुरीद बने। इसके अतिरिक्त बादशाह में 4 दर्जे की अनुरक्ति की परंपरा भी प्रारंभ हुई। इसका वर्णन बदायूनी ने किया। इसे कई बार भूल से दीन इलाही, तौहीद इलाही समझा जाता है। इसके तहत संपत्ति, प्राण, सम्मान तथा धर्म को बादशाह पर न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा की जाती थी। मात्र 18 लोग ही चतुर्थ दर्जे की अनुरक्ति के स्तर पर पहुंच पाए। इनमें सिर्फ बीरबल ही हिंदू था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अबुल फजल दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। अपनी उसी उदारता एवं समावेशन की नीति के तहत बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने 1562 ईस्वी में लोगों के दास बनाने पर रोक लगा दी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बनारस, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पर समाप्त कर दिया तथा 1564 ईस्वी में जजिया टैक्स समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। अकबर की धार्मिक नीतियों का उद्देश्य विषम तत्वों से बने सरदार वर्ग को एक करना तथा शासक के प्रति वफादार बनाए रखना था। वह रूढ़िवादिता को दूर कर देश को सांप्रदायिक अशांति से मुक्त रखना चाहता था। उसका उद्देश्य लोगों को सिंहासन के प्रति निष्ठावान बनाए रखना तथा मुगल शासन को स्थायित्व प्रदान करना था। अकबर के काल में होने वाले विद्रोह। अकबर के समय पहला विद्रोह 1564 ईस्वी में मालवा के उजबेग सूबेदार अब्दुल्ला खां ने किया। कुछ समय बाद अवध के हाकिम सिकंदर खां, खाने आलम तथा जौनपुर के अली कुली खां, जमा खानम खां, इब्राहिम खां ने भी
विद्रोह किया। ये भी उज्बेक थे। इन्होंने विद्रोह करके मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त संभल के मिर्जाओं इब्राहिम मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, महमूद मिर्जा आदि ने भी विद्रोह किया था। इन सभी का कठोरतापूर्वक दमन 1573 ईस्वी में अकबर ने किया तक कर दिया गया था तथा इससे अकबर की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई। 1585 ईस्वी में यूसुफ जाइयों ने अफगानिस्तान में विद्रोह कर दिया। इसको दबाने के लिए अकबर के साथ बीरबल भी गए थे। बीरबल विद्रोहियों के हाथों मारे गए। बाद में टोडरमल एवं मानसिंह ने विद्रोह का दमन किया। 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया। जब अकबर आसीरगढ़ के घेरे में व्यस्त था तब सलीम ने अजमेर से बिना आज्ञा के इलाहाबाद जाकर एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। बाद में समझाने पर वह मान गया, परंतु 1601 ईस्वी में पुनः उसने विद्रोह करके अपने सिक्के ढलवाए तथा अनुयायियों को जागीरें बांटी। एक बार पुनः समझाने पर वह मान गया तथा अकबर ने उसे बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार घोषित कर दिया, परंतु सलीम इलाहाबाद में ही जमा रहा तथा वहीं का प्रशासन देखता रहा। यही नहीं, उसने ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया, परंतु हुमायूं की पत्नी सलीमा बेगम के समझाने पर सलीम मान गया। 1603 ईस्वी में पुनः उसने विद्रोही प्रवृत्ति दिखाई। अंततः सलीमा बेगम की मृत्यु पर वह आगरा पहुंचा तथा अकबर से क्षमा मांगकर आगरा में रुका रहा। सलीम के कृत्यों से कार्यों से परेशान होकर उसकी पहली पत्नी एवं मान सिंह की बहन मानबाई ने आत्महत्या कर ली। इन्हीं सब परिस्थितियों में पेचिस नामक बीमारी से अकबर की अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनके विषय में देखेंगे। अबुल फजल यह अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी तथा अकबर का राजत्व प्रतिपादित किया। यह शेख मुबारक का पुत्र था तथा कुछ विद्वान इसे दीने इलाही का मुख्य पुरोहित मानते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर इसकी हत्या कर दी। किसकी? अबुल फजल की। टोडरमल अगला नवरत्नों में से था। ये प्रारंभ में शेरशाह के अधीन कार्य करता था तथा रोहतासगढ़ के किले के निर्माण से संबद्ध रहा। अकबर के अधीन इसने दीवान के रूप में कार्य किया। ये भू राजस्व व्यवस्था में सुधार, विशेषकर दहसाला प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। कौन? टोडरमल। मानसिंह यह आमेर के कछवाहा शासक भारमल का पौत्र था तथा इसने अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। मानसिंह। बीरबल यह अकबर का साथी एवं मित्र था तथा अपनी वाक्पटुता एवं बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल का मूल नाम महेशदास था तथा यह कालपी का ब्राह्मण था। इसे अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। किसको? बीरबल को। ब्राह्मण था। 1586 ईस्वी में यूसुफ जइयों के विद्रोह का दमन करते हुए यह मारा गया। 1586 ईस्वी में यूसुफ जइयों के विद्रोह का दमन करते हुए अफगानिस्तान में बीरबल मारा गया। तानसेन यह महान संगीतकार था। पहले यह ग्वालियर के राजा के दरबार में था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। किसने? रामतनु पांडे ने बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खां का पुत्र था। इसे अकबर ने अपने पुत्र की तरह पाला था। इसने बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया तथा रहीम नाम से हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान दिया। यह एक कुशल योद्धा भी था तथा इसने अनेक सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया। फैजी ये भी एक नवरत्नों में से था। फैजी ये अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था तथा अनुवाद विभाग की स्थापना इसी की अध्यक्षता में हुई। मुल्ला दो प्याजा अरबवासी मुल्ला दो प्याजा हुमायूं के काल में भारत आया। इसे अकबर ने दो प्याजा की उपाधि दी थी। अगला नवरत्न था हकीम मुकाम। यह अकबर का प्रधान रसोइया था। हकीम मुकाम। अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं
1542 ईस्वी अकबर का जन्म, 1556 अकबर की ताजपोशी, 1560 बैरम खां का पतन, 1562 हरमदल के प्रभाव की समाप्ति, दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में जजिया की समाप्ति, 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई, 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी की स्थापना तथा राजधानी बनाई गई आगरा, 1574 ईस्वी दास प्रथा का प्रारंभ, 1575 ईस्वी इबादत खाना स्थापित, 1578 ईस्वी इबादत खाना सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला, महजर की घोषणा भी इसी वर्ष हुई, 1579 में दहसाला प्रणाली प्रारंभ की गई, 1580 में साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित किया गया, 1580 में साम्राज्य को 12 सूबों में, 1582 में दीन-ए इलाही की घोषणा हुई, 1583 में इलाही संवत की स्थापना तथा 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु और इसी के साथ अकबर का समापन हो गया। अब हम सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों के जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए या फिर न्यायिक प्रशासन के लिए या उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए? अकबर का शासन, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा व तीसरा। बिंदु यहाँ पर सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए अकबर के काल में विजित राज्य और उसके संबंध में शासक। मालवा, मेवाड़, असीरगढ़, रणथंभौर। तो इसका सुमेलन इस कूट के माध्यम से देना है, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। मालवा बाज बहादुर, मेवाड़ उदय सिंह, असीरगढ़ सुरजन रॉय, रणथंभौर मीर बहादुर। ये एक दूसरे के समक्ष हो जाएगा इसी क्रम में, ऑप्शन सी के तीसरा पहला, चौथा दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्दा शासन पेटीकोट सरकार से संबद्ध है? लाड मलका, माहम अनगा, चांद बीबी या मरियम उज जमानी? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माहम अनगा। पर्दा शासन पेटीकोट सरकार से संबद्ध है कौन? माहम अनगा। और ये अकबर के समय की बात है। माहम अनगा उसी के समय थी, इसी की शासन सत्ता पर्दे के पीछे से ये अकबर की शासन सत्ता को संभाले थी माहम अनगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। अकबर के काल में शासन के प्रत्येक आयाम में उदारता एवं खुलेपन का दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। कारण आर, अकबर का राजत्व की अवधारणा प्राचीन ईरानी, हिंदू एवं इस्लामी विचारधारा के अतिरिक्त अबुल फजल के विचारों से प्रभावित थी। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बाकी कथन दोनों सही हैं, कथन और कारण। अगला प्रश्न है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? तो ये करवाया था ऑप्शन सी, अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो ये कराया अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन-ए इलाही की स्थापना। अभी एक ऊपर सूची हमने बनाकर दी थी, उसी के अनुसार इसके उत्तर का मिलान करके निकालना है कि क्रम के हिसाब से पहले कौन आया और उसके बाद कौन सा हुआ। तो इसमें सही विकल्प हम बताए देते हैं, ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये सभी क्रमबद्ध रूप से काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित हैं। पहला जजिया की समाप्ति हुई सबसे पहले, फिर इबादत खाना का निर्माण हुआ और उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर हुए और अंत में दीन-ए इलाही की स्थापना। यानी ये सब काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा इन्हीं प्रश्नों के
उत्तर हैं ये। इनसे आप उपरोक्त प्रश्नों के मिलान कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी उन तक पहुंच सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।